नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। स्वागत करता हूं आपका टॉप 5 में। इस वक्त तक की टॉप 5 खबरों में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट के जो दायित्व हैं वो बांट दिए गए हैं, किसको क्या मिला है, पुराने मंत्रियों को क्या मिला है, नए को क्या मिला है और मुख्यमंत्री के पास क्या क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद भी क्या हल निकल पाया नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज की टॉप 5 खबरों में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक ली है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में। उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं, किस तरीके से कोविड का वैक्सीनेशन उन क्षेत्रों में होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना का कहर देश में किस तरह से एक बार फिर से फैल रहा है, कौन कौन से वो शहर हैं आखिर जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है और प्रधानमंत्री इस पर एक बैठक लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीरथ मंत्रिमंडल में हुआ विभागों का बंटवारा, पुराने मंत्रियों को वापस मिले उन्हीं के विभाग। मुख्यमंत्री के पास 20 महत्वपूर्ण विभाग। 17 अप्रैल को होगा सल्ट विधानसभा का उपचुनाव। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई थी सीट। 2 मई को होगी मतगणना, तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से की मुलाकात, लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े कर्मचारी। समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर 23 दिनों से जारी है आंदोलन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ली कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के दिए निर्देश। बोले व्यापक स्तर पर किया जाएगा प्रचार प्रसार। और देश के कई शहरों में एक बार फिर से कोरोना का कहर, महाराष्ट्र के कई शहरों में लगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री लेंगे महत्वपूर्ण बैठक। तो एक लंबी कश्मकश के बाद, एक लंबे होमवर्क के बाद आखिरकार तीरथ कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस कैबिनेट में किसके पल्ले में क्या आया, मुख्यमंत्री ने अपने पास कौन से विभाग रखे, पुराने मंत्रियों को क्या मिला, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह समझिए, तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते अपने पास 20 विभाग रखे हैं, जबकि पिछली सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास अकेले करीब 50 विभाग थे। यानी कि मुख्यमंत्री ने अपने विभागों का बोझ कम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण विभाग कई ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री के पास ही हैं। इसके अलावा जो पुराने मंत्री थे, जो त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री थे, उनके विभागों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उनके विभाग लगभग वैसे ही हैं जैसे पिछली सरकार में थे। इसके अलावा बंशीधर भगत का कद इस कैबिनेट में बड़ा है और राज्य मंत्री जो है, पुराने राज्य मंत्रियों के पास उन्हीं के विभाग हैं और जो नए राज्य मंत्री हैं उनको भी कुछ विभाग मिले हैं, उस पर भी हम नजर डालेंगे। यानी कि यह कहा जा सकता है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीरथ के इस मंत्रिमंडल में जो विभाग बांटे गए हैं उन पर इसकी छाप देखने को मिल सकती है। पुराने मंत्रियों की अगर हम बात करें तो धन सिंह रावत को आपदा प्रबंधन और यशपाल आर्य को निर्वाचन एक अतिरिक्त विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा सभी मंत्रियों के विभाग जो हैं वो सेम है जैसे पिछली सरकार में थे और मुख्यमंत्री ने अपने पास से कुछ विभाग कम किए हैं। अब एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं मंत्री वाइज और मुख्यमंत्री वाइज क्या क्या विभाग उनके पाले में आए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास 20 विभाग हैं, जिनमें गोपन, कार्मिक, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार एवं जनसेवा, गृह, वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, सूचना एवं लोक संपर्क, लोक निर्माण विभाग, आबकारी, नियोजन, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, खनन, अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापन। ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है। कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, सतपाल महाराज के पास सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व वही विभाग हैं जो पिछली बार सतपाल महाराज के पास थे। बंशीधर भगत नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हुए, इनके विभागों पर नजर डालिए। विधायी संसदीय कार्य जो मदन कौशिक के पास हुआ करता था, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं के मामले, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। डॉक्टर हरक सिंह रावत के विभागों पर नजर डालिए तो वही विभाग नजर आते हैं जो पिछली सरकार में उनके पास थे। वन विभाग, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, श्रम कौशल विकास एवं सेवा योजन, आयुष शिक्षा। बिशन सिंह चुफाल एक और नया चेहरा इस कैबिनेट में, इनके पास पेयजल मंत्रालय आया है, वर्षा जल संग्रहण आया है, ग्रामीण निर्माण और जनगणना। यशपाल आर्य के विभागों पर नजर डालिए तो वही विभाग जो पिछली बार नजर आते थे, सिर्फ एक निर्वाचन इसमें जुड़ा है, परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और निर्वाचन, जिसको एक्स्ट्रा इस मंत्रिमंडल में जोड़ा गया है। अरविंद पांडे के विभागों पर नजर डालिए, विद्यालय शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा।
सुबोध उनियाल के मंत्रालयों पर नजर डालें तो वही मंत्रालय हैं जो पिछली बार थे कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास और जैव प्रौद्योगिकी। गणेश जोशी एक और नए मंत्री इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं। पूर्व सैनिक रहे हैं तो इनको दिया गया है सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग। ये विभाग हैं गणेश जोशी के। तो चलिए अब नजर डालते हैं जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, इनमें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कि स्वामी यतीश्वरानंद एक्स्ट्रा जुड़े हैं, तो इनके विभागों पर भी नजर डालिए। डॉक्टर धन सिंह रावत की अगर बात करें तो वही विभाग है जो पिछली बार थे सहकारिता, प्रोटोकॉल। इसमें एक जो एक्स्ट्रा विभाग जोड़ा गया है वो है आपदा प्रबंधन और फिर पुनर्वास उच्च शिक्षा। रेखा आर्य की अगर हम बात करें तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये भी हैं महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन। स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण के विधायक, नए चेहरे इस कैबिनेट में, तो इनके पास आया है भाषा पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। तो ये थे तीरथ सरकार के मंत्रियों के विभाग। मंत्री वाइज उनको क्या क्या मिला है ये हमने आपको बताए हैं। करीब 20 महत्वपूर्ण विभाग जिनमें आबकारी विभाग है, राजस्व है, सूचना लोक संपर्क है, ये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा यशपाल आर्य को निर्वाचन अलग से दिया गया है और धन सिंह रावत को आपदा प्रबंधन अलग से दिया गया है। बाकी पुराने मंत्रियों के जो विभाग हैं वो लगभग वही हैं जो पहले थे, यानी कि एक लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। तीरथ का जो मंत्रिमंडल है उनके पास काम आ चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है और कैबिनेट में अब जो बैठक होगी उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। तो एक और खबर थी जिस पर सभी की नजरें लगभग बनी हुई थी, वो थी उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा के उपचुनाव। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा खाली तब हो गई थी जब वहां के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया था। उनके निधन से सीट खाली चल रही थी। इस उपचुनाव पर सभी की नजरें थी और अब निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और 2 मई को मतगणना इसकी होनी है। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसने सभी जो लोकसभा और विधानसभाओं की रिक्त सीटें हैं उन पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इनमें उत्तराखंड से अल्मोड़ा की एक सल्ट विधानसभा सीट थी जिस पर तारीखों का ऐलान अब हो चुका है। 17 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है और अब बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से इस सीट पर मंथन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको हम ये भी बता दें कि सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से जब ये सीट खाली हुई थी तो उसके बाद से ही लगातार ये कयास जताए जा रहे थे कि कौन सी पार्टी किसको इस सीट से टिकट देती है। अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो सल्ट विधानसभा सीट में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी से संभावना यह जताई जा रही है कि सुरेंद्र सिंह जीना के परिवार के किसी सदस्य को बीजेपी वहां पर टिकट दे सकती है जो कि पहले वहां पर विधायक थे। कांग्रेस भी इस पर अपना राय मशवरा और मंथन अब कर रही है कि आखिर सल्ट विधानसभा से किसको टिकट दिया जाए। तो उपनल कर्मचारियों का आंदोलन पिछले 23 दिनों से लगातार चल रहा है। हमने आपको कल भी बताया था किस तरह से उपनल कर्मचारी अपने मांग को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। एक तरफ उन्हें नोटिस दिए गए थे तो नोटिस देने के बावजूद भी कर्मचारी अपने मांग पर डटे थे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। तो यानी कि इस बार आर पार सा एक माहौल उपनल कर्मचारियों और सरकार के बीच में नजर आ रहा था। तो उपनल कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हालांकि ये कहा गया कि तीरथ सिंह रावत ने उपनल कर्मचारियों को आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन कर्मचारियों का यह कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। लिखित तौर पर अगर आश्वासन मिलता है तो उपनल कर्मचारी मानेंगे तो वो आंदोलन खत्म करेंगे, अन्यथा उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उस पर कोई आखिरी राय नहीं बन जाती। तो अब उपनल कर्मचारी क्या करेंगे इस पर भी नजर होगी। और क्योंकि ये मामला अब सियासी रंग भी ले रहा है, एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता लगातार उपनल कर्मचारियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना भी कल उपनल कर्मचारियों के साथ बैठे, उन्होंने भी उपवास रखा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस पर हमलावर हुए। उन्होंने सरकार से कहा है कि आप उपनल कर्मचारियों की बात मानिए, उनकी बात को सुनिए, उनकी बात पर कोई हल निकालिए। हरीश रावत ने यहां तक भी कहा है कि वो अब उपनल कर्मचारियों के समर्थन में 18 तारीख को वो भी उपवास करने जा रहे हैं और उपनल कर्मचारियों की बात को सुना जाना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। एक तरफ सियासी बयानबाजी भी इस पर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंतजार आखिर यही कि कब उपनल कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होती है, कब सरकार उनकी बात पर कोई स्टेप उठाती है, क्या उनको लिखित आश्वासन मिलता है या नहीं, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी।
सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों से फीडबैक लिया गया, उनसे जानकारी ली गई कि किस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन का काम उत्तराखंड में चल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई आवश्यक निर्देश भी दिए। एक महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री ने यह दिया है कि उत्तराखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर व्यापक रूप से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाए, व्यापक रूप से वहां पर प्रचार प्रसार किया जाए, किसी भी तरह से कोई वहां पर छूटे ना, सभी को वैक्सीन लगे, सभी को इस वैक्सीन का लाभ मिले। ये आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस बैठक में अधिकारियों को दिए गए हैं। तो क्योंकि देश में कोरोना के मामले कई जगहों पर एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी धीमे धीमे ही सही 60, 62, 65 इस तरह के केस फिलहाल सामने आ रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को किस तरह से प्रभावी बनाया जाए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, अधिक से अधिक लोगों को हम वैक्सीनेशन कर पाएं, उनको वैक्सीन लगा पाएं। सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि दूरस्थ जहां कोई नहीं है वहां तक भी जाकर के वैक्सीन को पहुंचाया जाए और वहां पर जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी वैक्सीन लगाई जाए। इस पर कार्य योजना बनाई जाए और इसको सुनिश्चित किया जाए कि सभी को इस वैक्सीनेशन का लाभ मिले। तो चलिए अब एक बार फिर से बात कोरोना वायरस की। देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर से कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और ये चिंता बढ़ा रहा है। चिंता कितनी गंभीर अब हो चुकी है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले पर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। लेकिन इस बैठक से पहले ही कई शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू कई जगहों पर लगाया गया है और सख्तियां कई जगहों पर बरती जा रही हैं। अगर कोरोना के मामलों में बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। करीब 50% केस जो देश भर में है उसके 50% महाराष्ट्र में ही हैं। 1 लाख से ज्यादा वहां पर अभी भी एक्टिव केस हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के 6 शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, सख्ती बरती जा रही है। महाराष्ट्र के इन शहरों में नागपुर शहर है, पुणे है, इसके अलावा ठाणे है, मुंबई है। इन जगहों पर कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी वेव है और ये दूसरी वेव घातक हो सकती है, इसलिए जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए जाएं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है। गुजरात में भी एक बार फिर से कोरोना के केस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब इसका क्या असर पड़ा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैच था। इससे पहले मैच तक 50% दर्शकों को वहां पर अलाउड किया गया था, लेकिन इस मैच में कोई भी दर्शक नहीं पहुंचा। दर्शकों पर रोक लगा दी गई। पूरी तरह से मैच में सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो पुख्ता दिखाई दिए। तो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला वहां पर भी गंभीर होता जा रहा है। इसके अलावा गुजरात के भी कई शहर ऐसे हैं, करीब 4 से 5 शहर ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि रात के समय जो सख्ताई है वो बढ़ती जा रही है। तो जो प्रधानमंत्री बैठक लेंगे उस बैठक में क्या इस तरह के प्रस्ताव, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक लेंगे तो क्या राज्य इस तरह का कोई प्रस्ताव रख सकते हैं कि और कड़ाई की जाए या फिर कोई लॉकडाउन कर्फ्यू जैसी बात, तो इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। ये वीडियो पसंद आया, खबरें अच्छी लगी तो इन खबरों को शेयर भी कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करके अपनी राय रखिए। हर एक खबर पर अपना फीडबैक दीजिए और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।